हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2010 हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी सिक्स सोल्स के बारे में। कहानी की स्टार्ट होती है कारा नाम के साइकोलॉजिस्ट से, जो ये नहीं मानती कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की कोई बीमारी भी होती है। उसके मुताबिक ये सिर्फ एक होक्स है, मॉडर्न साइंस में इसकी कोई जगह नहीं। मगर कारा के पिता डॉक्टर हार्डिंग इस बात को सपोर्ट नहीं करते। वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है और उनका काम मेनली इसी बीमारी को लेकर है। एक दिन वो कारा को अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं अपने एक पेशेंट से मिलवाने के लिए। इस बंदे का नाम डेविड है। करीबन एक हफ्ते पहले डॉक्टर हार्डिंग के दोस्त डॉक्टर चार्ली ने उसे एक सुनसान रोड साइड से रेस्क्यू किया था। उन्होंने ही ये केस डॉक्टर हार्डिंग को रेफर किया है और डॉक्टर हार्डिंग अपनी बेटी कारा को। उन्हें यकीन है ये केस कारा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कारा अपने यूजुअल तरीके से इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है। हम देखते हैं डेविड एक बहुत ही हम्बल इंसान है। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में वो चलने की शक्ति खो चुका है। अभी व्हीलचेयर ही उसका सहारा है। वो कारा के हर एक सवाल का बहुत पोलाइटली जवाब देता है। कारा उसे जो नंबर्स दिखाती है, पिक्चर्स दिखाती है, सब कुछ ध्यान से अटेंड करता है। इनफैक्ट उससे बात करके कारा को कुछ भी अबनॉर्मल नहीं लगता। वो समझ नहीं पाती उसके पिता को इस केस में इतना इंटरेस्टिंग क्या लगा। लेकिन ठीक इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है कि कारा का होश उड़ जाता है। डॉक्टर हार्डिंग कॉल करते हैं रूम के अंदर। डेविड के फोन रिसीव करने पर वो किसी एडम को पूछते हैं और जैसे ही ये डेविड एडम का नाम सुनता है, उसे एक जोर का झटका लगता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, अजीब तरह से बेंट होने लगता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तब डॉक्टर हार्डिंग फिर से कारा को कमरे में भेजते हैं इंटेरोगेशन के लिए। कारा जाती है और इस बार झटका उसे लगता है। उसके सामने ये जो आदमी बैठा था वो इस बार अपना नाम बताता है एडम। इसकी पर्सनालिटी भी कंप्लीटली चेंज्ड हो चुकी थी। ये एडम तो बहुत ही रूड एंड शॉर्ट टेम्पर्ड है, जन्म से ही कलर ब्लाइंड भी, मगर एक आंख से, जो काफी रेयर है। लेकिन कारा जिससे सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड होती है वो है ये आदमी एडम पैरालाइज्ड नहीं है, ये चल सकता है। कारा को इस केस में मजा आने लगा था। वो इस केस के सारे फाइल स्टडी करती है और उधर हॉस्पिटल में हम डेविड को देखते हैं। रात में सोते वक्त वो बीच बीच में ऐसे कांप रहा था जैसे उसे शॉक लग रहा हो और उसके पीठ पर इरिटेशन भी हो रहा था। नेक्स्ट डे कारा जाती है चार्ली के पास, मतलब जिसने डेविड को डॉक्टर हार्डिंग के पास भेजा था उसके पास। कारा उनसे डेविड के बारे में पूछती है, उसके फाइल्स मांगती है और फिर उसके रिपोर्ट्स चेक करने जाती है। उसे लगता है चार्ली की तबीयत ठीक नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खांस रहा था। लेकिन वो नोटिस नहीं करती चार्ली के नेक पर एक घाव जैसा कुछ स्प्रेड हो रहा है। वहाँ कारा को डेविड के बारे में एक बहुत ही वियर्ड चीज पता चलती है। बात यह है कि एडम और डेविड, इन दोनों के एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। कोई मैच ही नहीं दोनों के बोन स्ट्रक्चर में। ऐसा लग रहा था जैसे ये दो अलग इंसान के स्कैन्स है। डॉक्टर हार्डिंग को लग रहा था कि अभी तो कारा अपने अजम्पशन से बाहर आ ही जाएगी। ये केस 100% MPD वाला केस है। एडम इज द होस्ट एंड डेविड इज हिज ऑल्टर। मगर कारा नहीं मानती, इतनी जल्दी तो नहीं। उसे लगता है ये डेविड एडम का ही इमेजिनेशन है, तो वो इस डेविड का बैकग्राउंड चेक करने की सोचती है। जाती है उसके स्कूल में और वहां उसे और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि ये डेविड तो वो डेविड है ही नहीं, ये तो कोई और ही है। इसके बाद कारा जाती है डेविड के माँ मिसेस डीटा बर्नबर्ग के पास। उनसे पता चलता है उनके बेटे की मौत हो चुकी है। 25 साल पहले उसका खून हुआ था इसी इलाके के जंगल में। डीटा का शक है इस खून के पीछे किसी विचक्राफ्ट या फिर सैटेनिक कल्ट का हाथ था, मगर पुलिस इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं की और सबूत के बिना ये केस बंद पड़ गई। डीटा एक एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन है, मगर एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो जाने के बाद डेविड का भरोसा भगवान से उठ चुका था। शायद उसी का फल मिला हो उसे। डीटा का तो यही मानना है, मगर कारा को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए था, इसीलिए वो अपने तरीके से एक थियोरी तैयार करती है। उसका मानना है इस डेविड की जब मौत हुई थी तब एडम सिर्फ 6 साल का था। उसने जरूर इस केस के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और जबकि उसका बचपन कुछ खास नहीं था, 1 साल की उम्र से उसे फॉस्टर केयर में बिताना पड़ा, तो शायद इसीलिए अपने लाइफ के डिफिकल्टी से भागने के लिए उसने इस डेविड को अपना रोल मॉडल बना लिया। उसके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, डेविड से तो बुरा नहीं हो सकता ना। ये एडम की कोई बीमारी नहीं, बस एक थॉट प्रोसेस है जिसे वो क्योर कर सकती है।
उसी रात कारा चार्ली को कॉल करके डेविड के मेडिकल फाइल्स भेजने के लिए कहती है और घर बैठकर बाकी के पेपर्स और वीडियो फुटेजेस चेक करती है। यहाँ पर हम कारा के बेटी सैमी से मिलते हैं और कारा के पर्सनल लाइफ के टर्मोल्स के बारे में भी जान पाते हैं। उसके पति एक बहुत ही भले इंसान थे, मगर कुछ साल पहले एक गुंडे ने बेवजह उनका खून कर दिया था। इस हादसे का गहरा असर पड़ा था सैमी पर। इस छोटी सी बच्ची का भरोसा उठ चुका था भगवान से। इवन डॉक्टर हार्डिंग का हाल भी सेम ही है। ये दोनों भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते लेकिन कारा मानती है। उसी के भरोसे तो वो खुद को संभाल रही है। उस रात अंकल चार्ली के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा होता है। कारा से बात करते वक्त ही उनकी सांसें फूलने लगी थी और उनकी पीठ पर वो घाव भी काफी गहरा हो चुका था। खून निकलने लगा था उसके घाव से, साथ में एक चिपचिपा सा लिक्विड भी। जैसे ही वो फोन रखते हैं उन्हें उल्टी जैसी आती है। वो जोर जोर से खांसने लगते हैं और उनके मुंह से मिट्टी निकलती है। अपने घर में किसी और का प्रेजेंस फील होता है उन्हें, मगर वो कौन है वो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसके ठीक बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे कारा डेटा को एडम से मिलवाने ले जाती है। एडम तो उसे पहचान नहीं पाता, ना उसे डेविड के बारे में कुछ भी पता है। उसने कोई आर्टिकल भी नहीं पढ़ा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर हार्डिंग कॉल करके डेविड को मांगते हैं, एडम के अंदर डेविड जाग उठता है। ये डेविड डीटा को माँ बुलाता है। वो सारी बातें कहता है जो सिर्फ डेविड को ही पता हो सकती है। इवन उसके बिहेवियर से तो डीटा भी हैरान हो चुकी थी। डेविड के साइकोलॉजी को और करीब से जानने के लिए कारा उसी दिन उसे लेकर जाती है वॉकर्स मिल। ये वही जंगल है जहाँ पुलिस को उसकी लाश मिली थी। डेविड इस जगह को पहचान पाता है। कहता है उसके कुछ भयानक यादें जुड़ी है इस जगह के साथ, मगर एग्जैक्टली क्या वो कह नहीं पाता। यहाँ उसे कोई आदमी दिखा था जिसके बारे में याद करते करते वो बहुत ज्यादा डर जाता है। डर से कांपने लगता है, पैनिक करने लगता है और देखते ही देखते बदल जाता है किसी और कैरेक्टर में। ये डेविड नहीं था, ना एडम था, ये था तीसरा कैरेक्टर वेस। डॉक्टर हार्डिंग को इसके बारे में पता था। उन्होंने कारा को इंटेंशनली नहीं बताया जिससे कारा खुद से एक्सप्लोर कर पाए। इंटरेस्टिंगली कारा को पता चलता है ये वेस भी मर चुका है, बिल्कुल डेविड की तरह, बहुत पहले। तो फिर इस एडम से इसका क्या ताल्लुक? वो वेस को इंटेरोगेट करने जाती है, लेकिन ये वेस उल्टा उससे ही सवाल पूछने लगता है। कारा रिलीजियस है या नहीं, उसे भगवान पर भरोसा है या नहीं, ये सब। मगर जब कारा उसे उसकी ही मौत की खबर दिखाती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे अजीब से विजन्स आते हैं और फिर उसका शरीर ऐसे मुड़ता है जो किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं। उसमें डेविड वापस आ चुका था और वो एक धुन गुनगुना रहा था। कारा बाद में जाकर उसके माँ से कंफर्म करती है ये धुन डेविड ने ही लिखा था, उसका ही गाना ही ये, जो उसके सिवा किसी और को पता हो ही नहीं सकता। कारा समझ नहीं पाती एडम ये गाना कहाँ से सीखा, वो इसको कैसे जानता है। वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने वो जाती है एडम के घर। देखती है घर की हालत तो बहुत खराब है, सारी चीजें बिखरे पड़े हैं, हर तरफ अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई है, एंटी क्राइस्ट वाले, डेविल वर्शिपिंग वाले, और ऊपर वाले कमरे से बहुत बदबू आ रही है। कारा जाती है उस रूम में और उसे एक लाश मिलती है, भयानक दिखने वाली। कारा पुलिस को कॉल करती है और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो भागती है अपने बेटी को पिकअप करने। फील्ड के पास पहुंचते ही उसे दूर से सैमी के साथ एक आदमी दिखता है। ये एडम था। कारा बहुत ज्यादा डर जाती है। एडम यहाँ कैसे आ पहुंचा, वो सैमी को कैसे जानता है? लेकिन बात करने पर उसे पता चलता है ये एडम असल में चार्ली की तरह बात कर रहा है। वो कारा को लिटिल सीसी कहकर बुला रहा है, जो सिर्फ चार्ली ही बुलाता है। घर लौट कर कारा सैमी से पूछती है एडम उससे क्या कह रहा था। सैमी कहती है ज्यादा कुछ नहीं, स्कूल लाइफ, गॉड, रिलीजन, ऐसे ही यूजुअल स्टफ। कारा इस हादसे के बारे में बताने के लिए कॉल करती है अपने डैड को, जिससे उसे पता चलता है चार्ली की मौत हो चुकी है, वो भी कल रात को ही। ये केस दिन में दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। कारा कुछ भी डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। वो रात रात भर जाग के वीडियो फुटेजेस देखने लगती है। उसे 3 चीजें बहुत वियर्ड लगती हैं। फर्स्टली, एडम हो या वेस या चार्ली, ये सभी गॉड और रिलीजन को लेकर बहुत क्यूरियस है। जिससे ही मिलते हैं उन्हें गॉड पर भरोसा है या नहीं ये जरूर पूछ लेते हैं। सेकेंडली, एडम जब किसी और में कन्वर्ट होता है तो उसका फेस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, एज इफ किसी और का चेहरा आ बसता है उसके चेहरे के ऊपर। एंड फाइनली, रात की फुटेजेस देखते वक्त कारा देखती है एडम के रूम में काला साया मूव कर रहा है। वो जैसे ही एडम के अंदर घुस गया, एडम नींद से जाग गया। कारा इस साए को क्लियरली देखना चाहती थी, तो वो इसे लेकर जाती है अपने भाई स्टीवन के पास।
दूसरी तरफ नेक्स्ट एक डिटेक्टिव आता है एडम से पूछताछ करने उसके घर में मिले लाश के बारे में। उन्हें उस लाश की पीठ पर एक मार्क मिला है जो देखने में क्रॉस जैसा दिख रहा था। एडम इसके बारे में कुछ कह नहीं पाता, बस कुछ विजन्स दिखाई देते हैं उसे। वो पैनिक करने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो कारा उस डिटेक्टिव को जाने के लिए कह देती है। वैसे भी उसने इस क्रॉस को कहीं देखा है डीटा के घर के आसपास, तो उसे जरूर पता होगा इसके बारे में। इसी सोच के साथ नेक्स्ट डे ही कारा अपने बेटी को स्टीफन के साथ छोड़ के जाती है डीटा से मिलने। डीटा इस मार्क्स को पहचान पाती है। 25 साल पहले डेविड के शरीर पे ठीक ऐसे मार्क्स थे। डीटा कारा को शहर से दूर एक इलाके के बारे में बताती है जहाँ एक ग्रैनी नाम की विच डॉक्टर रहती है। वो बता पाएगी इसके बारे में। कारा उसी रात जाती है वहाँ और मिलती है ग्रैनी से। अपने आंखों से इस विच की ताकत विटनेस करती है। देखती है विच कैसे ट्रीटमेंट करती है। एक इंसान दर्द में तड़प रहा था। ये विच उसके मुंह से उसके सोल को खींचकर बाहर ले आती है, एक पॉट में भरती है और उस व्यक्ति के सोललेस बॉडी का ऑपरेशन करती है। उसके पेट से ट्यूमर को बाहर निकालती है और फिर से उसके सोल को डाल देती है उनके शरीर के अंदर। बस 10 मिनट के अंदर उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था और वो बिल्कुल फिट भी हो चुका था। ग्रैनी कहती है ये उनकी टेक्निक है जिसका एक्सप्लेनेशन साइंस नहीं दे पाएगा। और जिस पॉट में उसने सोल को रखा था उस पर भी एग्जैक्टली वैसा ही मार्क बना था। इसका मतलब होता है शेल्टर। घर लौटते वक्त कारा को 2 वॉइस मैसेजेस मिलता है। जंगल में सिग्नल नहीं था इसीलिए उसे पहले मिला नहीं। फर्स्ट मैसेज डिटेक्टिव का था जिससे कारा को पता चलता है उन लोगों ने एडम को छोड़ दिया है डॉक्टर हार्डिंग के घर। उसके खिलाफ कोई सबूत जो नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट मैसेज था स्टीवन का। उस वीडियो फुटेज को चेक करते वक्त उसे पता चला है उसमें जो काला साया मूव कर रहा था वो एक्चुअल में एक ऑडियो है, किसी लेडी की आवाज जो कह रही है रेवरेंड क्रिश्चियन मूर नाउ शेल्टर द फेथलेस। अब ये रेवरेंड मूर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है इस जगह के लिए। स्टीवन कारा को एक व्यक्ति का एड्रेस देता है जिसे इस मूर के बारे में सब कुछ पता है। कारा उसी वक्त जाती है उससे मिलने। वो आदमी कारा को एक बहुत ही पुरानी वीडियो टेप दिखाता है जब 1918 में यहाँ पर इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुआ था उस वक्त का। तब यहाँ पर एक प्रेस्ट आया था क्रिश्चियन मूर नाम से। उसने सबको समझाया कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ना किसी विच के पास जाने की जरूरत है। इस बीमारी को सिर्फ और सिर्फ फेथ से ही क्योर किया जा सकता है। उनकी अपनी 2 बेटी ही तो इसका बर्निंग एग्जाम्पल है। लोग उसके बात मानने लगे। कोई नहीं गया ग्रैनी के पास, मगर फेथ से उनकी जान नहीं बच पाई। हर दिन कई सारे लोगों की मौत होने लगी। फाइनली एक दिन गांव वालों को पता चला ये प्रीस्ट झूठा है, खुद फेथलेस है। उसने ऑलरेडी अपने बेटियों को वैक्सीन दे दिया है और खुद भी लिया है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। गुस्से में पागल होकर एक दिन गांव वालों ने उसके 2 बेटियों को मार डाला और उसे खींचकर ले गए ग्रैनी के पास। ग्रैनी ने उसके पीठ पर वही शेल्टर वाला मार्क बनाया। उसके सोल को खींचकर बाहर निकाल के हवा में छोड़ दिया और उसके मुंह में मिट्टी भर दिया जिससे उसकी सोल उसके शरीर में कभी वापस ना जा पाए। साथ में ग्रैनी ने उसे शाप भी दिया, आज से रेवरेंड क्रिश्चियन मूर का शरीर फेथलेस के लिए शेल्टर बनेगा। कारा जब बस यही सोच रही थी कि इस क्रिश्चियन मूर का क्या कनेक्शन है इस केस के साथ, तभी उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो कारा को इमीडिएटली अपने पिता को कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं। असल में उन्हें पता चला है एडम के घर से जो लाश मिली थी वो है असली एडम। मतलब ये आदमी जो इतने देर से खुद को एडम बुला रहा था वो कोई और है, शायद असली एडम का खूनी। उसके साथ डॉक्टर हार्डिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कारा उसी वक्त अपने पिता को कॉल करती है, वार्न करती है एडम के बारे में, मगर तब तक जो होना था वो हो चुका। हम देखते हैं डॉक्टर हार्डिंग की हालत भी बिल्कुल चार्ली जैसी हो रखी है। वो खांस रहे हैं, वॉमिटिंग टेंडेंसी है, मिट्टी निकल रही है उसके मुंह से और उनके पीठ पर भी घाव बन चुका है। कारा उसे घर से भागने के लिए कहती है, मगर वो कारा की बात समझ पाए इससे पहले ही एडम हमला कर देता है उन पर। बिल्कुल ग्रैनी की तरह उसके मुंह से उसके सोल को खींचकर बाहर निकालता है, अपने अंदर भरता है और फिर गायब हो जाता है। कारा ओवर फोन सब कुछ सुन पा रही थी। साथ में एग्जैक्टली उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर और डर में उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे पता चलता है जिसे वो एडम समझ रही थी वो और कोई नहीं रेवरेंड क्रिश्चियन मूर है जिसकी मौत 1918 में हो चुकी थी और ग्रैनी ने उसे शाप दिया था फेथलेस सोल का शेल्टर होने का। कारा को धीरे धीरे सारा मामला समझ आ जाता है। इस क्रिश्चियन ने ही डेविड, एडम, वेस, चार्ली और आज उसके पिता का खून किया है, क्योंकि वो सभी लोग फेथलेस थे। भगवान पर से भरोसा उठ चुका था उन सभी का।
सभी की आत्मा उसके अंदर है, वो शेल्टर है इन लोगों का और इसीलिए वो उनकी तरह बिहेव करता है। उसका अगला शिकार जरूर सैमी होने वाली है। तभी तो चार्ली उससे यानी कि क्रिश्चियन चार्ली बनकर उससे इतना पूछताछ कर रहा था उसके फेथ के बारे में। कारा जल्दी से कॉल करती है स्टीफन को। उसे पता चलता है सैमी की तबीयत खराब होने लगी है, वो खांस रही है, गले में दर्द है और उसके पीठ पर किसी तरह के इन्फेक्शन हो रखा है। स्टीफन उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। सैमी के सिम्टम से कारा समझ चुकी थी उसकी बेटी खतरे में है, तो वो स्टीफन को उसे ग्रैनी के पास ले जाने के लिए कहती है। स्टीफन पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन जब क्रिश्चियन आता है और डॉक्टर हार्डिंग के आवाज में बात करने लगता है, सैमी को अपने साथ ले जाने की जिद करता है, तो स्टीफन डर जाता है। वो सैमी को लेकर बाथरूम में जा छुपता है, लेकिन क्रिश्चियन के हाथ से बच नहीं पाता। फाइनली कारा फोन स्पीकर पे देने के लिए कहती है और डेविड को बुलाती है। इससे काम बन जाता है। क्रिश्चियन के अंदर डेविड की आत्मा आ जाती है और वो पैरालाइज्ड होकर गिर जाता है। इसका फायदा लेकर स्टीफन सैमी को उसके माँ के पास ले जाता है और कारा उसे ले जाती है ग्रैनी के पास। उसके पीठ पर वो मार्क प्रोमिनेंट हो चुका था, उसके मुंह से मिट्टी निकलने लगी थी। ग्रैनी इसमें कुछ नहीं कर सकती। सैमी के दिल में भगवान के प्रति कोई भरोसा नहीं है और फेथलेस सोल्स पर क्रिश्चियन का हक है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। होता भी यही। क्रिश्चियन सैमी का पीछा करते करते आ पहुंचता है इस जंगल में। स्टीफन उसे रोकने जाता है तो उसे भी मरना पड़ता है। उधर कारा अपने बेटी को लेकर जंगल में जा छुपती है, कोशिश करती है उसे बचाने की, मगर क्रिश्चियन उसे ढूंढ ही लेता है, उसके आत्मा को खींच लेता है अपने अंदर। और जब कारा अपने बेटी को बुलाती है, उसे रिस्पॉन्स मिलता है क्रिश्चियन से। इस पॉइंट पे कारा एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लेती है। वो क्रिश्चियन को अपने बातों में फंसाकर अपने पास ले आती है और मार डालती है उसे। इससे उसके अंदर के सारे सोल्स बाहर निकल जाते हैं और सैमी की जान भी बच जाती है। वो फिर से सांस लेने लगी थी, मगर जैसे ही कारा उसके पास जा पहुंचती है, उसे एक धुन सुनाई देती है। सैमी गुनगुना रही थी, मगर ये धुन डेविड की थी। इसका मतलब सैमी के अंदर सिर्फ उसकी नहीं बल्कि डेविड, एडम, वेस, चार्ली, डॉक्टर हार्डी, सारे के सारे फेथलेस सोल्स आ चुकी हैं। क्रिश्चियन के बाद अभी वो इन आत्माओं का शेल्टर बन चुकी है। इस सिचुएशन से ग्रैनी उसे बचा नहीं सकती, न कारा की मेडिकल साइंस उसकी मदद कर सकती है। तो क्या आजाद करने के लिए उसे भी मरना होगा? गॉड नोज। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।